हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड फन पे। तो बच्चों, जैसे कि अगर हम देखें तो लगातार आपके मैथ्स की क्लास के लेक्चर्स आ रहे थे और अभी हमने आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर आपका फिनिश किया है। तो अगर आपने उस चैप्टर के लेक्चर्स जाकर के नहीं देखे हैं तो फटाफट से यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप हमारे उन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अच्छे से चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों, एक छोटी सी बात जो मैंने कंटिन्यूसली मैं इतने टाइम के एक्सपीरियंस से जो ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। ठीक है, पहले मैं बच्चों को ऑफलाइन भी पढ़ाता था और फिर अब तो मैं ऑनलाइन ज्यादातर बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि अगर मैं ये बात करूं कि अगर हम कैटेगराइज करें अगर स्टूडेंट के मार्क्स के बेसिस पर, उनके पास्ट स्कोर के बेसिस पर, तो एक चीज बहुत कॉमन चीज जो ऑब्जर्व करी वो ये थी कि भाई आप कोई 80%, 85% या 90% इतने जो जिसने अपने बोर्ड्स एग्जाम में 10th क्लास में 11th क्लास में इतने मार्क्स स्कोर करे हो, या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो 95%, 97% या 98% लेकर के आ रहा है। क्या इन दोनों बच्चों की नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है? ऐसा नहीं देखा। उनकी नॉलेज में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को बच्चों नहीं मिलता। मतलब कि कहीं ना कहीं पर यह चीज ऑब्जर्व की गई कि अगर आप एवरेज हो, ठीक है, यानी कि जो टॉपर होता है, टॉपर की नॉलेज भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है। ठीक है, टॉपर की नॉलेज भी एक तरीके से देखा जाए तो एवरेज ही होती है। ठीक है, लेकिन आप उस एवरेज, यानी कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब एवरेज हैं। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद एक एवरेज स्टूडेंट, एक बच्चा ऐसा है जो 85% या 87 पर जाकर के रुक जा रहा है और एक बच्चा है जो 95, 97, 99 तक पहुंच पा रहा है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस जो बच्चों देखने को मिलता है वो है बेसिक स्ट्रेटजी का। ठीक है, 95% वाला बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, वो अवेयर है चीजों को लेकर के कि उसको किस टाइम पर कैसे चीजों को पढ़ना है, अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है और किस टाइम पर उसको अपना रिवीजन स्टार्ट कर देना है। और एवरेज बच्चा वो पढ़े जा रहा है, वो भी दिन रात जा रहा है, वो भी रोज क्लासेस ले रहा है, वो रोज कोचिंग जा रहा है, वो भी पढ़ रहा है, लेकिन बस अंतर यह है कि उसने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई हुई है और वो इस चीज को लेकर के अवेयर नहीं है कि भाई बोर्ड्स एग्जाम में अगर आपको टॉप मार्क्स स्कोर करने, 95% स्कोर करना है तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए। नहीं तो जरा सी मिस्टेक से आप बहुत इजीली 90 के नीचे पर आ जाते हो। ठीक है, तो बच्चों आज के सेशन में तुम्हें मैं उसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं कि क्या थिंकिंग होती है, टॉपर किस तरीके से सोचता है और कैसे वो 95, 98% को स्कोर कर पाता है अपने बोर्ड्स एग्जाम में या मैथ्स के एग्जाम में। उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लीजिए और आप लोगों को बहुत बेहतरीन ध्यान से अच्छे तरीके से पूरे सेशन को सुनना है और उसको फॉलो करना है। ठीक है, ताकि आगे बढ़ जाकर के आप पूरे जो 6 मंथ का टाइम बचा है, अगर डेट की बात करें तो एग्जाम कब है? 15th ऑफ फरवरी सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट निकाली कि 15th ऑफ फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो बच्चों अगर अभी से मैं कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट आपके 6 मंथ तो आपके पास है ही, और ये 6 मंथ में हम बहुत अच्छा, यानी कि बहुत इजीली 100%, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी मैथ में अचीव कर सकते हैं। लेकिन फॉलो करना होगा एक ऐसी स्ट्रेटजी जो कि आपको हेल्प करेगी टाइम टू टाइम चीजों को बैलेंस बनाने में, मैनेज करने में, क्या बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ पाओ, केमिस्ट्री भी पढ़ पाओ, मैथ्स भी पढ़ पाओ, सभी सब्जेक्ट में बैलेंस बना पाओ। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये याद रखिए कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे बैठ करके पढ़ना नहीं है यार। जिंदगी में अगर इतना टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने में लगा दोगे तो बाकी चीजें जो स्किल्स एक्वायर करनी है वो कब करोगे? फिर पीछे रह जाओगे। लोग बोलेंगे यार ये लड़का तो सिर्फ पढ़ाकू है, इसको किताबी कीड़ा है और कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है। लोग ऐसे बोल करके निकल जाएंगे यार। ठीक है, तो जरूरी है कि आप मैनेज करो चीजों को। आज के टाइम पर बैलेंस है, जो बैलेंस में चल रहा है वही सक्सेसफुल है ना। एक चीज में आप बहुत आगे, दूसरे में बिल्कुल पीछे, तो कोई नहीं पूछने वाला यार। तो इसी पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर आज जो स्ट्रेटजी समझने वाले हैं, स्ट्रेटजी बहुत ही बेसिक स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग है, क्योंकि कुछ हाईएस्ट स्कोर करने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, बस एक चीजों को बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अगर हम बात करें, आपको सबसे पहले सिलेबस अपना बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि आपका जो पेपर आप देने वाले हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो
किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है, सबसे जरूरी चीज है नो योर सिलेबस। आपको अपना सिलेबस ना रटा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में है तब तो तुम्हें पढ़ते टाइम पर अपने आप मालूम होगा यार इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है। तो सिलेबस बहुत अच्छे से मालूम होना जरूरी है। इसके लिए बच्चों मैंने तुम्हारे लिए एक अलग से वीडियो भी बनाई थी, मैं वो वीडियो भी तुम्हें दिखा देता हूं, ठीक है। तो अगर आप बच्चों हमारे LNF के 11th 12th वाले चैनल पर जाओगे तो यहां पर सबसे पहले तो आप लोग के लिए एक ड्रीमर्स बैच भी लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन बच्चों अगर यहां पर आए तो आप प्लेलिस्ट में अगर जाते हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको 11th हो या 12th हो, आपको सभी सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, बायोलॉजी की और इंग्लिश की प्लेलिस्ट यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर मैं मैथ्स के लेक्चर की बात करूं तो मैथ्स की प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो, ठीक है, तो सिंपली एक सेकेंड इसको हम पॉज कर देते हैं। चलिए, तो बेसिकली बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो अभी आपके कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर चल रहे हैं, और इसके पहले बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके डिलीटेड टॉपिक्स को लेकर के, ठीक है, CBSE के जो भी डिलीटेड टॉपिक्स है इनको लेकर के मैंने आपकी एक वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने किस चैप्टर से कौन सा टॉपिक और कौन सी एक्सरसाइज के कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, इसका पूरा डिटेल एनालिसिस बच्चों मैंने करके दिया था। तो यहां से तुम अच्छे तरीके से यह समझ सकते हो कि 2023 के एग्जाम में तुम्हें कौन कौन से टॉपिक है जो पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं सॉल्व करनी है, वो तुम्हें इस पूरी बुक से इससे आइडिया मिल जाएगा। NCERT को बुक को लेकर के तुम गोले लगा सकते हो और बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो बेसिकली तुम्हारा सिलेबस मैंने खुद भी पहले बता दिया है। अब उसके बाद अगर मैं बच्चों बात करूं, यहां पर लेक्चर्स कंटिन्यू आ ही रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, और आगे पर भी आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सबके लेक्चर्स मिलने वाले, ठीक है। तो ये तो बच्चों बात हो गई कि सिलेबस आप यहां से बहुत इजीली जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो आज ही जाइएगा और सिलेबस जरूर से देख लेना आप लोग, ठीक है। सिलेबस को समझ में आ गया, सिलेबस सबके लिए कॉमन है। जरा से एक नजर मार लेते हैं कि भाई टोटल हमारे पास कितनी यूनिट है जो हमें इन 6 मंथ में पढ़नी है। टोटल आपके पास 6 यूनिट है। 6 यूनिट में अगर मैं बात करूं, पहली यूनिट जो रिलेशन एंड फंक्शन है, तो सबसे छोटी यूनिट इसको एक तरीके से बोल सकते हैं। 8 मार्क्स का इसका आपके बोर्ड्स एग्जाम में वेटेज है, ठीक है। वेटेज को हम यहां पर हाईलाइट करते चलेंगे, 8 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। उसके अलावा अलजेब्रा की बात करूं जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इन्वॉल्व है। तो रिलेशन फंक्शन में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद अलजेब्रा में आपका डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस आ गया जो कि 10 मार्क्स का आपका आएगा। सबसे ज्यादा अगर आप इस पूरी लिस्ट में देखते हो तो 35 नंबर जो है दिमाग में अपने आप स्ट्राइक करता है। 35 मार्क्स, जी हाँ, कैलकुलस एक ऐसी यूनिट है जो कि 35 मार्क्स की आपके एग्जाम में आती है, और आदमी भी चाहिए क्योंकि भाई इस यूनिट के अंदर पे 5 चैप्टर्स आते हैं, जिसमें आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल 5 चैप्टर्स तो तुम्हारे इस कैलकुलस वाले यूनिट के अंदर आ जाते हैं। इसलिए यूनिट भी अपने आप में बहुत बड़ी है, तो वेटेज भी इसका 35 मार्क्स का है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वेक्टर एंड 3D, टोटल 14 मार्क्स का 2 चैप्टर आ गए, एक वेक्टर का और 3D का। और क्या क्या टॉपिक डिलीटेड है वो जाकर के उस वीडियो में तुम देख लेना। और लीनियर प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं तो एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, यहां से हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी आपका यहां से 8 मार्क्स की आती है। क्लियर बच्चों? एक छोटी सी चीज को अगर आप ध्यान समझो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा जिधर पे है तुम वहीं पे जाओगे ना, है ना। 2 रास्ते हैं, तुम्हें मालूम है कि इस रास्ते पे मुझे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, इधर पे कम मिलने वाला है। तुम ऑटोमेटिक जहां पर तुम्हें ज्यादा गेन कर सको, जहां पर तुम्हें ज्यादा चीजें ज्यादा तुम एक्वायर कर सको, उस रास्ते पे जाना चाहोगे। तो हमेशा अपनी स्टार्टिंग के टाइम पर हमें उन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जो अपने आप में ज्यादा वेटेज रखती है, ठीक है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक होता है पहला चैप्टर उठाया, एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाए, प्रैक्टिस किया, कंप्लीट किया। दूसरा चैप्टर उठाया, बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक वो कंटिन्यूअसली पढ़ता चला जाता है। लेकिन एक टॉपर का काम क्या है, वो एक काम ये करता है कि पहले तो ये स्ट्रेटजी बनाता है कि मुझे पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद में क्या पढ़ना है और लास्ट में क्या पढ़ना है। ये चीज डिसाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो चीज आप पहले पढ़ते हो
उसको रिवाइज करने के लिए भी आपको आगे पर ज्यादा टाइम मिलता है। मतलब कि अगर आप ये देख पा रहे हो कि कैलकुलस वाली यूनिट जो कि 35 मार्क्स की आपके एग्जाम में आ रही है, तो क्यों ना इसको सबसे पहले पढ़ लो। और सबसे पहले का मतलब है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। कैलकुलस आप 11th क्लास में पढ़ के आए थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, उसी का जस्ट आगे का पोर्शन है, और तो कुछ बैक नॉलेज चाहिए नहीं है। तो अभी से अगर इसको तुम पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक, अगर मैं बात करूं तो बड़े आराम से 2 महीने ये यूनिट तुम्हारी ले जाएगी। 2 मंथ का टाइम आपकी ये अकेले यूनिट लेके जा सकती है, जिसमें तुम्हारा सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सब कुछ तुम एनसीईआरटी के सबसे पहले लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तुम्हें इस चैप्टर पे फोकस करना है। उसके बाद नेक्स्ट में तुम्हारे पास 3D एंड वेक्टर है। 3D एंड वेक्टर मैं अगर ये भी बोलूंगा कि तुम लास्ट में भी पढ़ते हो ना, तब भी कर लेते हो। अगर मैं अपने एग्जाम स्ट्रेटजी की बात करूं तो मेरे को साल भर में जितने भी टेस्ट या एग्जाम होते थे, उसमें मैं सबसे ज्यादा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करता था, क्योंकि ये चीज पे मैंने पहले कमांड करी थी। क्योंकि बाकी जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। वो बाकी सब अच्छा कर लेंगे, फंक्शन अच्छा कर लेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छा कर लेंगे, वेक्टर 3D कर लेंगे, यहां पर मात खा जाते हैं। तो बेटा टफ है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत सिंपल है। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो इजी बन जाएगा आपके लिए। तो अभी से इस पर फोकस कमांड करना स्टार्ट कर दो। तो जैसे ये 5 चैप्टर तुम्हारे फिनिश हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक तुम देखोगे कि तुम्हारा 50% सिलेबस, अगर देखें तो 5 चैप्टर इसके अंदर अकेले हैं, तो बाकी अगर मैं बात करूं तो 40% सिलेबस तो अकेला कवर हो जाता है और आपस में कनेक्टेड है। पहले कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, फिर आगे पर। तो इस तरीके से तुम ऑर्डर में पढ़ सकते हो। और दूसरा, उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, सबसे जरूरी चीज है कि आप लोग में से पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, है ना, पढ़ते तो सारी है, लेकिन रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर कोई फोकस नहीं करता। रिवीजन बेटा क्या जरूरी है कि सबसे पहले अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, यार मैं चाहे जितनी मर्जी से पढ़ूं, जितना बढ़ करके पढ़ूं, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो भूले ना। खासकर पढ़ाई की मैं बात करूं, भूलती ही है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, भूलता ही है बेटा। तो तुम ये सोचो कि तुमने एक बार पढ़ लिया, तुमने बाद में नहीं किया, तो बेटा रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कम पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम दिन के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। यार तुम दिन में अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, मान लो एक सब्जेक्ट को तुमने 2 आवर्स का टाइम दिया, मैथ्स को तुमने बोला कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा, तो 2 घंटे में याद रखो कि 2 घंटे अगर कुछ नया पढ़ रहे हो तो 1 घंटे का टाइम रात में निकालो या सुबह सुबह निकालो, है ना, ताकि तुमने जो भी पढ़ा है उसको तुम रिवाइज कर सको। ठीक है, तो जितना भी टाइम तुम नया पढ़ने के लिए दे रहे हो, उसका 50% टाइम जरूरी है तुम रिवीजन में भी दो। लोगों को रिवीजन से फर्क नहीं पड़ता बेटा, सिलेबस तो मैं भी सब कवर कर लूं, लेकिन अगर रिवीजन नहीं करूंगा तो जो कवर किया वो तो भूल गया, तो बचा क्या एग्जाम में, लिखोगे कहां से। तो जितना भी टाइम तुम बना रहे हो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बनाओ। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें 10 घंटे पढ़ना है, 15 घंटे पढ़ना है। तुम्हें अगर ये लगता है कि तुम 10 आवर्स में सब कर सकते हो तो इनफ है, लेकिन जितना पढ़ रहे हो उसका 50% टाइम रिवीजन के लिए अलग से अलॉट कर दो कि इस टाइम पर नया नहीं पढ़ूंगा, रिवीजन ही करूंगा। तो ऑटोमेटिक तुम देखोगे कि तुमने जितना भी पढ़ा है, कम पढ़ करके भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एक बार कॉन्फिडेंस आ गया ना तो ऑटोमेटिक चीजें आसान बन जाती हैं। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज यहां पर बच्चों बनती है आपकी रिवीजन। और रिवीजन के साथ साथ आपको जरूरी है कि आप कोई भी कोचिंग में पढ़ते हो, किसी भी ऑनलाइन क्लास में जाते हो, वहां पर जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है, उन टेस्ट सीरीज के थ्रू एनालाइज कर लो। कोई ऐसा तो नहीं है कि मार्क्स कम आ जाएंगे तो कोई तुम पे उंगली उठाएगा या तू पढ़ता नहीं करता, कुछ नहीं है ना। मार्क्स कम आएंगे तो लोग यही बोलेंगे, यार कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं टोकने वाला। अपना सेल्फ एनालाइज करो और ये चीज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों बुक्स की। बुक्स को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है। अभी भी मुझे मालूम है कि कमेंट सेक्शन में ढेर सारे बच्चों के कमेंट आ रहे होंगे कि सर बुक रिकमेंड कर दीजिए कि किस बुक से मैं पढ़ूंगा तो मेरे 95% आ जाएंगे। चलो बुक रिकमेंडेशन की बात है तो बच्चों एक बुक मैं लिख देता हूं। ठीक है, 95% तो बेटा एनसीईआरटी पढ़ करके भी तुम्हारे आ जाएंगे। उठा लो प्रीवियस ईयर पेपर और देख लो, 95% तो तुम्हारे एनसीईआरटी को पढ़ करके भी आ जाएंगे, है ना। लेकिन हमें ना विश्वास नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि यार ये किताब ना इंटरनेट पे फ्री में मिल रही है ना, तो इस किताब की इतनी वैल्यू नहीं है। हमें ना मार्केट की वो अच्छी बुक्स ही चाहिए जो कि अलग अलग मोटी मोटी किताबें हैं जिनमें इतना सारा क्वेश्चंस हैं,
वही से हमारे मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा कोई वो बुक्स खराब नहीं है, वो बुक्स आपको देखने का नजरिया बदलना है कि अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी इज गुड इनफ फॉर बोर्ड्स एग्जाम। बोर्ड्स के पेपर के लिए तुम एनसीईआरटी अगर लगा के जा रहे हो, रिवीजन करके जा रहे हो, 2 से 3 बार तुमने एनसीईआरटी लगा रखी है, तुम हर एक क्वेश्चन बेटा बोर्ड्स का पेपर का करके आ जाओगे, पक्का गारंटी है। हाँ, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन करो, वहां पर बोल सकता हूं कि शायद अलग से प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट के लिए अदर रिसोर्सेज की जरूरत है, लेकिन बोर्ड्स के लिए तो इनफ है। लेकिन उसके अलावा एनसीईआरटी में अगर देखें तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, एक बार लगा लोगे, 2 बार लगा लोगे, है ना। लेकिन उसके बाद आपको लगता है, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार बाकी लोग तो अलग अलग बुक से पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, और भी सारी बुक्स है जैसे कि आरडी शर्मा लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, या फिर आरएस अग्रवाल भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं, या फिर एग्जाम आइडिया हो गया, या अदर बुक्स हो गए। जी हाँ बच्चों, ढेर सारी बुक्स अवेलेबल हैं और मैं ये नहीं बोलूंगा कि इनमें से कोई भी बुक ऐसी है जो कि एवरेज है या खराब है, सारी की सारी नंबर 1 बुक्स है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी भी अकेले पढ़ रहे हो तब भी तुम 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसके साथ में सॉल्व कर लें। और आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल को अगर आप लगाते हो तो क्या है कि वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर भी अवेलेबल हैं, तो बुक्स को ही सॉल्व करके आपका सारा हो जाता है। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करो तो एनसीईआरटी में एक्चुअली लिखा नहीं है ना कि क्या प्रीवियस में आया था क्या नहीं आया था, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कोई भी उठा लो, उसके क्वेश्चन साथ में लगाते जाओ, तो तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इंटरनेट पे जाओगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च कर लो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च करोगे ना, फटाक से तुम्हारे पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लो, ऑनलाइन ही बैठ करके तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकती हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इंस्टेंट फोटो क्लिक करो, डाउट एंड ऐप पर जाओ, वीडियो सॉल्यूशन देख लो, तो डाउट्स वहां भी क्लियर हो जाएंगे। तो मतलब यह है कि आप बहुत इजीली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हेल्प से इजीली 95% स्कोर कर सकते हो। अगर लेकिन आप आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल पढ़ रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है कि फिर कोई जरूरी नहीं है आप इसको पढ़ रहे हो तो इसको ही पढ़ते चले जाओ, एक पर्सनल बुक को फॉलो करो, ताकि जब तुम दोबारा रिवीजन के लिए उठाओ ना किताब, तो तुम्हें याद आए कि इस क्वेश्चन में तुम पहली बार फंसे थे, इस क्वेश्चन में तुम पहली बार फंसे थे। नहीं तो होता क्या है, पता नहीं पड़ता, हम बार बार ऐसे क्वेश्चंस भी लगा रहे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, और जो मुश्किल क्वेश्चन होता है हम उसको स्किप कर जाते हैं। तो इसलिए है कि एक बुक फॉलो करो और उस बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार रिवाइज कर लो, दैट इज क्वाइट इनफ, जो वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है। और साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये समझो कि आपकी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो पढ़ा है उससे प्रीवियस के क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। बोर्ड्स का तो सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपने सॉल्व किए हैं 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के, तो गारंटी है कि आप एक एक क्वेश्चन जो आएगा वो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में बात आती है कि भाई मैंने बोला ना कि ज्यादा अंतर तो है नहीं 90% वाले में और 95% वाले में या 85% वाले में, बेसिक अंतर है। नेक्स्ट बारी आती है कि भाई जो 80% स्कोर कर रहा है और जो 95% स्कोर करता है, ठीक है, उसकी ना प्रेजेंटेशन में बड़ा डिफरेंस होता है। जहां पर 85% वाला कुछ चीजों को लिख रहा है क्योंकि उसने ना पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन प्रैक्टिस तो की है, लेकिन उसने कभी भी लिख करके चीजों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वो नहीं ध्यान दिया। तो ये 6 मंथ के टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप साथ के साथ सेल्फ नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स भी बनाते चलो चैप्टर वाइज, ठीक है। हर चैप्टर के नोट्स आप अपने लिए खुद के भी बनाओ, चैप्टर नोट्स आप बनाओ, ठीक है। उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो, ताकि जब जब आप रिवीजन करने आओ तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक बार फिर से देख पाओ। तो बुक में तो बेटा पता नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप नोट्स बनाएंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो जिसमें तुम फंस रहे हो उसमें तो मार्कआउट कर लो, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना लो। उसके अलावा बच्चों अभी से एक प्रैक्टिस डाल लो फॉर्मूला बुक्स बनाने की, ठीक है। फॉर्मूला बुक तुम्हें बहुत हेल्प करती है इजी टू रिवाइज, मतलब कि आप सिंपल सा काम ये कर सकते हो कि एक फॉर्मूला बुक बनाओ, जो भी फॉर्मूलाज हैं, थ्योरम्स हैं, जो भी तुम पढ़ रहे हो उनको इस बुक में लिखते चले जाओ। और वीक में जब भी टाइम मिले, संडे को टाइम मिले, जिस दिन क्लास नहीं होती हो उस दिन बैठ करके सिर्फ और सिर्फ इसको रिवाइज कर लो। तुम खुद देखोगे कि तुम्हें चीजें कितनी कॉन्साइज मैनर में समझ में आने लग जाएंगी।
तो फॉर्मूला बुक साथ के साथ आप अपनी बना सकते हो, ये खुद क्रिएट करनी चाहिए। मार्केट में अवेलेबल मुझे भी मालूम है, लेकिन अगर आप कुछ चीजें खुद लिखोगे तो खुद का लिखी हुई चीजें ज्यादा इंपैक्ट करती हैं माइंड में, क्योंकि वो रिकॉल करती है कि ये जब तुमने लिखा था तो कैसे लिखा था। तो फॉर्मूला बुक बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा बच्चों, तुम जहां पर बैठ करके पढ़ाई करते हो उस पढ़ाई के आसपास के एरिया में कुछ स्टिकी नोट्स तुम वहां पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। कुछ स्टिकी नोट्स तुम पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम भूल जाते हो कि तुम्हें किस टाइम पर क्या चीज रिवाइज करनी है। तुमने मान लो आज कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म करी है, अब तुम्हें यह याद करना है कि भाई 1 वीक के बाद ना मुझे इसे रिवाइज करना है, ठीक है। तो तुम एक स्टिकी नोट्स बना करके मेंशन कर लो कि भाई कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी रिवाइज करनी है, या फिर कुछ और चैप्टर पढ़ा है उसको तुम्हें रिवाइज करना है 1 वीक के बाद। तो आज पढ़े हो तो उसी को स्टिकी नोट्स बना करके अपने डेस्क पर जहां पर बैठ के पढ़ रहे हो पेस्ट कर लो। इससे होगा क्या कि जब तुम्हें रिवाइज करना है तो रिकॉल हो जाएगा। हमारा माइंड ना यह बहुत कच्चा है, उसको पता नहीं पड़ता, तुरंत तो भूलता है, मजे के पीछे भागता है। अभी कोई चीज बढ़िया से इंस्टाग्राम पे अच्छी रील आएगी, वीडियो आएगी, आप तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और भूल जाओगे। तो रिकॉल करवाना जरूरी है ना। तो रिकॉल करवाने के लिए छोटी छोटी चीजें कर सकते हो, स्टिकी नोट्स बना सकते हो, अपने आसपास में कुछ फॉर्मूला बुक बना करके या फॉर्मूला पेपर में लिख करके टांग सकते हो, ताकि टाइम टू टाइम वो चीजें रिकॉल हो सके। तो ये चीजें तुम अगर अभी से करना स्टार्ट कर दोगे तो एग्जाम तक आते आते थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हो ना, तुम देखोगे तुम सभी सब्जेक्ट में काफी कुछ, मतलब कि बहुत सारा सिलेबस तुम बहुत कंसाइज कर चुके होगे। और 6 मंथ के में अगर मैं बात करूं तो 4 मंथ में तुम ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, और लास्ट के 2 मंथ केवल और केवल रिवीजन के लिए। अब रिवीजन में तुम 2 बार 3 बार जितनी बार तुम कर सको वो तुम्हारे लिए बेहतर है, तो रिवीजन की प्रैक्टिस है। तो लास्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास से जो बनता है वो यहां पर है रिवीजन, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो ना तो तुम कभी कुछ भूलोगे, ठीक है। तुम जो भी नया पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारे जो पिछला पढ़ा था वो भी रिवाइज होगा। तो इससे होगा क्या कि सारा का सारा सिलेबस आएगा भी, कंप्लीट भी होगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये चीज कंटिन्यूसली करते रहना है ना। और बाकी परेशान नहीं होना कि भाई 10 घंटे 15 घंटे 12 घंटे इस कोचिंग से उस कोचिंग, यहां से वहां, ये सारी चीजें बंद कर दो यार, ठीक है। एक जगह पर पढ़ो, आराम से पढ़ो, फोकस होकर के पढ़ो, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करता हूं कि जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग के लिए हमारा ड्रीमर्स बैच आ रहा है, ठीक है। और ये बैच आपका लॉन्च हो चुका है, अभी भी इसमें एडमिशन हो रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट से ड्रीमर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आशु सर आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और भूमिका मैम इंग्लिश, और शिवांगी मैम बायोलॉजी, एंड मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। इस कोर्स के फायदे ये हैं कि यहाँ पर तुम्हें नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी कॉन्साइज नोट्स, यानी कि बिल्कुल सब चीज़ों को फॉर्मूला से लगा करके हर चीज़ों को प्रॉपर वे में बना करके नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, साथ ही साथ आपके डाउट्स भी कंटिन्यूसली क्लियर किए जाएंगे और लाइव इंटरेक्शन होगा। तो इस कोर्स में आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। डेली होमवर्क होगा, वीकली टेस्ट होगा, तो पूरा का पूरा एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाएगा जिसको तुम फॉलो करके बहुत इजीली अपने एग्जाम में स्कोर कर सकते हो। लास्ट ईयर भी यूट्यूब पर जो मैराथन वगैरह हुए थे, उस टाइम तो हमारे कोर्स लॉन्च नहीं हुए थे, तो उस टाइम पे मैराथन वगैरह सर ने, हमने, सबने लिए थे, और उन बच्चों ने इतने बेहतरीन मार्क्स स्कोर करे, उसको लेकर के एक सेशन भी हुआ था, आप यूट्यूब पर देख भी सकते हो। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी कोर्स ज्वाइन कर लो, तो आपको भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं एक सबसे छोटी चीज। इस टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस तो सभी बच्चे ऑलमोस्ट देखते ही देखते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन में पढ़ने का जो हमारा तरीका है ना, वो बहुत खराब है, और हम सोचते हैं कि हम अपनी हैबिट्स ठीक नहीं कर रहे हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा स्कोर करके चले जाएं। तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर के ना आपको ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ तो रहे हो, लेकिन कैसे पढ़ रहे हो। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, सब पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कैसे पढ़ रहे हो यार। सबसे जरूरी चीज है डिस्ट्रैक्शन। मतलब डिस्ट्रैक्शन जरूरी का मतलब यहां पर मेरा इससे है कि हर छोटी सी छोटी चीज में आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हो क्यों रहा है भाई ये सब चीजें? आप सिंपल सा देखो, एक टाइम पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तुम्हारे सब चीजें तो तुम्हारे आसपास में है, डिस्ट्रैक्शन तो तुम्हें हर टाइम पर हो रहा है, उससे बचोगे कैसे? तो बेटा ये चीज है कि यहां पर ना आपको कुछ सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है, और वो सेल्फ कंट्रोल आता है अगर आप थोड़ा सा अपने छोटे छोटे से गोल बनाते हो, और उस गोल को ना पूरा करने के लिए आप दिन मेहनत करते हो कि यार ये चीज अचीव करनी है ना। छोटी छोटी चीजें अगर आप गोल बना करके अचीव नहीं कर पाए, तो जो बड़ा ड्रीम आपने देखा है उसको कैसे अचीव करोगे? तो पहले छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, ठीक है।
तो जो बाकी चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, चलाओ सब। ऐसा मैं नहीं बोला कि इंस्टाग्राम बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, सब चलाते तुम भी चलाओ, लेकिन एक बैलेंस बना करके। मैंने बोला बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर बच्चों कि जब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई के टाइम पर सब चीजें बंद कर दो, नोटिफिकेशन म्यूट कर दो, ताकि फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर हो सके, क्लास पर हो सके। अगर खुद से बैठ करके पढ़ रहे हो तो फोन दूर कर दो, फोन में ही पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी सभी एप्स को कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, ताकि उनसे नोटिफिकेशन वगैरह ना आए और आप इजीली फोकस कर सको पढ़ाई पे। उसके अलावा पढ़ाई का पोस्चर, क्लास जब भी देखते हो या कभी भी पढ़ते हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि एक मैनर होता है पढ़ाई करने का, लेट करके कोई पढ़ाई नहीं होती है ना। आप प्रॉपर टेबल चेयर में बैठ करके पढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेशन उससे स्ट्रांग होता है और आप ज्यादा जल्दी चीजों को ग्रैब कर पाते हैं। उसके अलावा बच्चों ड्यूरिंग एग्जाम हमारी इस समय प्रैक्टिस क्या है, लिखने की प्रैक्टिस तो ज्यादा होती नहीं है, नोट्स वोट्स बनाना हमने बहुत कम कर दिया है, स्कूल्स वगैरह में भी ज्यादा चेकिंग होती नहीं है। तो बेटा यही इंपैक्ट करता है एग्जाम के टाइम पर, आपके लिखने की एबिलिटी नहीं होती और वहां पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो लिखने की प्रैक्टिस साथ के साथ करो, रोज क्वेश्चन से लगाओ, रोज थ्योरी लिखो, रोज पढ़ो। जितना ज्यादा तुम लिखोगे, तुम्हारी प्रैक्टिस रहेगी, तो ऑटोमेटिक एग्जाम के टाइम पर वो तुम्हारा जो स्पीड और एक्यूरेसी है वो बेस्ट रहेगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेली आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है साथ के साथ, और सेल्फ डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, आशु सर कुछ नहीं कर सकते जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगे। तो फोकस करो और अपने आप को ये देखो कि आप क्या कर रहे हो। डिस्ट्रैक्शन सबको होते हैं, आपको उसको लेकर के परेशान नहीं होना है। समझ रहा हूं मैं, आपकी एज से सब लोग गुजरे हैं, है ना, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना है, ठीक है। धीरे 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 जहां फोकस स्ट्रांग होगा, गोल पर फोकस करोगे, ऑटोमेटिक सब चीजें हट जाती है, ठीक है। पेपर जैसे जैसे पास आएंगे ना, ऑटोमेटिक सारा कुछ हट जाएगा, ठीक है। तो जरूरी है कि थोड़ा सा अपने आप को शांत करो और फोकस करो अपनी पढ़ाई पर, ठीक है। चलिए तो बच्चों, आई होप ये स्ट्रेटजी आपको हेल्पफुल होगी, और सभी लोग जाइए बढ़िया तरीके से पहले सिलेबस एक बार पूरा मीजर कर लो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।